मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब मैं इस चैनल को जो है मल्टीपल टॉपिक से हटा करके एक सिंगल निच पर जो है कंसंट्रेट करने जा रहा हूं। यानी कि मैं इससे पर जो है एजुकेशन से संबंधित वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो इस क्रम में मैं जो है भारतीय शासन और राज्य व्यवस्था से यानी कि पॉलिटी से संबंधित वीडियो बना रहा हूँ पहला। और इस क्रम में जो है भारत का संवैधानिक विकास का वीडियो में रिकॉर्ड करने वाला हूँ ये। तो इसको हम दो सब टॉपिक में डिवाइड कर रहे हैं। एक ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश ताज के अंतर्गत दूसरा टॉपिक है। तो चूँकि हम जानते हैं 1857 में क्रांति हो गई थी, तो जो कंपनी का शासन से निकल कर जो है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत शासन भारत का चला गया था। तो हम 1857 से पहले के जितने भी अधिनियम लाए गए और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ष 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और वहाँ की जो प्रशासक मुख्य होती हैं रानी एलिजाबेथ। और कंपनी का जो है 15 वर्ष के लिए अनुमति मिलती है भारत में व्यापार करने की। और कंपनी जो है अपना व्यापार करना स्टार्ट करती है। तो उसी क्रम में जो है अगर हम भारत के मैप पर नज़र डालें तो भारत का मैप इस टाइप से दिखाई देता है। ब्रिटिश भारत जो है, यहाँ पर एक बंगाल प्रेसिडेंसी का निर्माण होने जा रहा होता है। इससे अभी हम समझेंगे कैसे। और बम्बई और फिर मद्रास। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद, जो कि 1764 में युद्ध होता है, तो उसके बाद क्लाइव ने तत्कालीन मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय से एक फरमान द्वारा बंगाल, जो कि यहाँ का क्षेत्र है, और बिहार यहाँ का, और उड़ीसा भी इसी के आसपास का क्षेत्र है, तो उसकी दीवानी प्राप्त कर लेते हैं और 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार कर लेते हैं। और वहाँ का दीवानी, जो कि राजस्व वसूलने का अधिकार होता है, वो प्राप्त कर लेते हैं। तो ये इस टाइप से यहाँ पर बंगाल की प्रेसिडेंसी जो है बन पाती है। और साथ साथ आगे आगे हम जो है समझते रहेंगे कि कैसे कैसे प्रेसिडेंसियों का निर्माण होता है और कैसे कैसे घटनाएं घटती हैं। तो चलिए अब हम आते हैं भारत का संवैधानिक विकास। तो हम पढ़ते हैं 1773 से 1853 के बीच के जितने भी अधिनियम लाए गए, और 1857 के बाद के जो हैं हम बाद में पढ़ेंगे। यानी कि ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो अधिनियम लाए गए वो हम बाद में पढ़ेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो बंगाल का जो गवर्नर होता है, तो उसको बंगाल का गवर्नर को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया जाता है। और कार्यकाल जो है उसका 4 वर्ष रखा जाता है। किसका? यानी कि गवर्नर जनरल का। तो यहाँ पर 5 सदस्य हो जाते हैं। और स्थिति ये होती है कि किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए बहुमत के आधार पर जो है यहाँ से निर्णय ले लिया जाता है, जो कि वर्तमान समय में भी हमारी विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभाओं में जो कि निर्णय लिए जाते हैं बहुमत के आधार पर, तो वो यहाँ से ही नींव पड़ती है। तो प्रथम गवर्नर जनरल जो कि बंगाल का बनता है वो होता है वारेन हेस्टिंग। और जो अन्य 4 सदस्य होते हैं इस परिषद में, वो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए वो होते हैं फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और वारवेल। और इसके अगर अधिकार क्षेत्र की बात करें हम, यानी कि गवर्नर जनरल के जो कि बंगाल का होता है, तो उसके अधिकार होते हैं सैनिक असैनिक अधिकार मिलते हैं। और कुछ विशेष मामलों में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी, जो मैंने दिखाया था कि बंगाल की प्रेसिडेंसी के अलावा मुंबई और मद्रास इस साइड में जो होती हैं प्रेसिडेंसियाँ, उनको उनकी अधीक्षण करने की जो है अनुमति उसको मिल जाती है इस एक्ट के अंतर्गत। और इसी से संबंधित एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है बार बार परीक्षाओं में, तो वो है कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। वो होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। और इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं? सर एलिजा एम्पे। तो अब अगर न्यायाधीश की बात आई तो इसमें मुख्य न्यायाधीश होता है और प्लस 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो टोटल इसमें 4 न्यायाधीश की यानी कि स्थिति स्पष्ट की जाती है। और चूँकि कंपनी के अधिकारी कर्मचारी जो थे काफ़ी भ्रष्ट हो रहे थे, तो उन पर अंकुश लगाने के लिए निजी व्यापार व भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया जाता है कंपनी के कर्मचारियों पर इस एक्ट के थ्रू। और ब्रिटिश सरकार ने
कंपनी पर जो है नियंत्रण स्थापित करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से इसमें प्रावधान किया जाता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब बनाया जाएगा, तो जिसमें 24 मेंबर का प्रावधान किया जाता है। और डायरेक्टरों से कहा जाता है कि राजस्व, दीवानी एवं सैन्य मामलों के संबंध में सरकार को अवगत कराएंगे। तो पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति मिलती है किसी अधिनियम के माध्यम से। हालांकि इससे पहले 1757 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय प्रशासन में हस्तक्षेप की पहली घटना 1767 में हुई, जब ब्रिटिश सरकार ने कंपनी की 40 लाख पाउंड की विशाल वार्षिक आय में से 10% हिस्से की मांग की। लेकिन वो किसी अधिनियम के थ्रू नहीं थी, ये यहाँ पर अधिनियम के थ्रू यानी कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने का यानी कि प्रावधान मिलता है, यानी कि उनको अनुमति मिलती है, तो वो यहाँ से होता है। और कंपनी में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना अगर की जाएगी तो उसके लिए प्रोप्राइटर्स जो कि कंपनी के अंशधारी हैं उनके माध्यम से की जाएगी। तो इसमें भी एक बदलाव किया गया कि 500 पाउंड के स्थान पर 1000 पाउंड के अंशधारियों को यानी कि प्रोप्राइटर्स को संचालक चुनने का अधिकार होगा। और संचालक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो है कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। प्रति वर्ष 1/4 सदस्यों के स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होगा। और जो परिषद के जो पार्षद थे उनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। और गवर्नर जनरल का जो कार्यकाल था वो 4 वर्ष यहाँ पर डिफाइन किया गया। और मुख्य न्यायाधीश मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सर एलिजा MP थे सुप्रीम कोर्ट, जो कि कलकत्ता में बम्बई प्रेसिडेंसी में बनाया गया था 1774 ईस्वी में। तो इसमें ये ही बिंदु पूछे जाते हैं कि इसमें मुख्य न्यायाधीश जो था वो कौन था और किस एक्ट के थ्रू जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की या सर्व उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो इसके बाद एक नियम आता है, वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसके थ्रू जो होता है राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण होता है। और राजनीतिक मामलों के नियंत्रण के लिए जो कि संसदीय नियंत्रण बढ़ा दिया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से, यहाँ पर और संसदीय नियंत्रण बढ़ाया जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से, जिसमें 6 मेंबर होते हैं, जिसमें एक मेंबर ब्रिटिश संसद का सदस्य होता है जो इसके लिए उत्तरदायित्व हासिल पाता है इस एक्ट के थ्रू। गवर्नर जनरल की अगर शक्तियों में वृद्धि की बात करें देखें तो इसमें वृद्धि पाई जाती है। और 4 की जगह 3 सदस्य जो उसकी सहायता के लिए थे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, वो यहाँ पर 3 सदस्य हो जाते हैं और उसमें उसकी पावर में वृद्धि हो जाती है, यानी कि उसका निर्णायक मत जो है और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और जो भी क्षेत्र अंग्रेज़ों के अंतर्गत होते हैं तो उनको नाम दिया जाता है ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। फिर अगला एक्ट अगर आता है तो वो है 1786 का संशोधन, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया था। इसमें गवर्नर जनरल को सेनापति की शक्तियाँ दे दी जाती हैं और गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार भी दे दिया जाता है। 1793 का चार्टर एक्ट जो है कंपनी का शासन अधिकार जो है 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। और बम्बई मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया जाता है। और नियंत्रण अधिकरण के सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगता है। 1813 का चार्टर एक्ट, उसमें भी 20 वर्ष को पुनः बढ़ा दिया जाता है। और इसमें व्यापारिक एकाधिकार जो कंपनी के होते हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाता है चाय और चीन को छोड़कर, यानी कि चाय और चीन पर जो है कंपनी का ही नियंत्रण बना रहता है। और बाकी जो है इंग्लिश प्रदेश के लोग जो हैं व्यापार करने के लिए भारत आ सकते हैं और चाय चीन को छोड़कर व्यापार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वो अनुमति लेने के बाद ही कर सकते हैं। इस चार्टर एक्ट के थ्रू जो है शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय करने के लिए कंपनी को प्रतिबद्ध किया जाता है, जो कि कंपनी को करना होता है। और इसमें एक प्रावधान और किया जाता है कि ईसाई मिशनरियों को जो है भारत आने की अनुमति दे दी जाती है और वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। फिर आता है अगला चार्टर एक्ट जो है 1833 का चार्टर एक्ट। इसे पुनः फिर से 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। और जो अधिकार क्षेत्र होता है कंपनी का उसे पूर्ण रूप से
समाप्त कर दिया जाता है और कंपनी पे जो चाय चीन का अधिकार बना हुआ था वो सभी के लिए खोल दिया जाता है। सरकारी नौकरी के लिए जाति और वर्ग के आधार पर जो है भेदभाव होता है वो समाप्त कर दिया जाता है, हालांकि ये कागजों में ही सिमट कर रह जाता है। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है इस एक्ट के थ्रू, और प्रथम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बनता है। और परिषद में एक अन्य विधि सदस्य को इसमें प्रावधान किया जाता है, तो वो होते हैं मैकाले। तो इसमें पहले हमने पढ़ा 1773 के में कि 4 सदस्य होते हैं, फिर 3 सदस्य किए जाते हैं, और फिर हम पढ़ रहे हैं 1833 में कि 1 सदस्य और बढ़ाया जाता है। तो फिर से स्थिति वैसी ही हो जाती है 1773 वाली, जो कि 4 सदस्य होते हैं, लेकिन इसमें एक विधि सदस्य भी होता है जो कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए रखा जाता है। 1833 के एक्ट के तहत 1843 में एलन मुरो द्वारा दास प्रथा जो है समाप्त करने के लिए घोषणा की जाती है, जो कि 1833 के प्रावधान के अंतर्गत 10 साल बाद की जाती है। फिर अगला चार्टर एक्ट है वो है 1853 का। तो इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या जो है 24 से 18 कर दी जाती है, और अधिकारियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरुआत की जाती है, और विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा दे दिया जाता है, यानी कि उसको मत देने का अधिकार भी गवर्नर जनरल की परिषद में दे दिया जाता है। और विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की जाती है। अब हम चर्चा करते हैं इससे संबंधित प्रश्नों पर कि इसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं, तो वो किस एक्ट के थ्रू की गई हैं? वो है 1786 के अधिनियम के अंतर्गत। और पूछा जाता है कि किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो वो आप जानते ही हैं कि वो कलकत्ता में की गई थी 1773 के प्रावधान के थ्रू, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। और जो अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसमें इस टाइप के जो सभी जो एक्ट हैं उनसे मिला करके प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना किस एक्ट के थ्रू की गई थी, या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस के थ्रू की गई थी, या इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस चार्टर अधिनियम के थ्रू मिली। तो ये सभी आपने अभी पढ़ा है, वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। तो ये जो सारे जो अभी हमने अधिनियम पढ़े ये 1857 के पहले के हैं। और भी एक प्रश्न पूछा गया था IAS के प्री में, यानी कि UPSC की प्री में 2018 में, कि उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो हम 1813 का जो है जानते हैं कि 1813 में जो है 1 लाख रुपए का जो है प्रावधान किया जाता है शिक्षा में प्रसार के लिए। और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 है, तो उसके बारे में ये कमेटी बनाई गई थी कि 1 लाख रुपए को किस टाइप से शिक्षा पर खर्च किया जाएगा उससे संबंधित। और भी है कि चाय और चीन से संबंधित व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। तो ये कौन से किसके थ्रू किया गया था, किस एक्ट के? तो वो है 1813 का एक्ट। और किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? वो था 1833 का, जो कि सरकारी नौकरी से संबंधित वगैरह था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये तो नहीं कहता कि आपको पूर्ण रूप से मतलब यहाँ पर मिलेगा, अपनी जो भी किताबें खरीदी हैं उनसे पढ़ें, और ये वीडियोज़ भी जो मैं डालूँगा वो भी आपको हेल्पफुल होंगे। और अगर आपका कोई सजेशन है तो मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय। और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, क्या कमी है, कहाँ पर सुधार किया जा सकता है। बाय बाय।